रूस और यूक्रेन की जानिब से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के दावों का सिलसिला जारी है। जुमेरात के रोज रूस ने 600 यूक्रेनी फौजियों को हलाक और फौजी तंसीबात को तबाह करने का दावा किया। वहीं यूक्रेन ने कहा कि इसने रूस के कई हमलों को नाकाम बना दिया है, कई रॉकेट, मिसाइल और लड़ाका तैयारों को मार गिराया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन और रूस के बीच जंग के खात्मे के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जहां एक जानिब रूस अपने हमलों में बड़ी तबाही का दावा कर रहा है, वहीं यूक्रेन का कहना है कि उसने कई महाज पे रूस के दांत खट्टे कर दिए हैं और हमलों को नाकाम बना दिया है। रूस ने जुमेरात को कहा कि उसके तोपखाने ने रात भर में यूक्रेन के मुतअद्दिद मजबूत ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 600 से ज्यादा जंगजू मारे गए हैं। वजारत दिफा के मुताबिक रूसी फेडरेशन की मुसल्लह अफवाज ने यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन जारी रखा है। हमलों में 600 से ज्यादा बुनियाद परस्त हथियारों के 61 यूनिट्स और फौजी साजो सामान तबाह कर दिए गए हैं। रूसी वजारत दिफा ने यह भी कहा है कि उसके मिसाइल ने यूक्रेन के जुनूबी शहर मिकोलीव में गोला बारूद के एक बड़े डिपो को तबाह कर दिया है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल इगोर ने अपनी यौमिया ब्रीफिंग में कहा है कि इंतहाई दुरुस्तगी से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों ने किरोवग्रेड के करीब हवाई अड्डे पर यूक्रेनी हवाबाजी का सामान तबाह कर दिया है। मिकोलीव में गोला बारूद के एक ईंधन डिपो को भी निशाना बनाया गया है और रातों रात यूक्रेन में कई फौजी तंसीबात को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। रूसी वजारत दिफा ने एक फुटेज जारी करके ये दावा किया है। Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены. В районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме Канатово. В городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневой Николаевской области хранилища топлива для украинской военной техники. Оперативно-тактическая и армейская авиация воздушно-космических сил России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками в течение ночи поражены 2 пункта управления вооруженных сил Украины, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также 2 пусковые установки и 1 транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «У». Артиллерийскими подразделениями поражены 32 пункта управления, 5 складов с боеприпасами, 403 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения военной техники. वहीं यूक्रेन की फौज ने जुमेरात को कहा है कि मुल्की अफवाज ने जुनूबी इलाके खरसन और मिकोलीव की सरहद पर कामयाबियां हासिल की हैं और मशरिक में मुतअद्दिद रूसी हमलों को नाकाम बना दिया है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ के तर्जुमान ने कहा है कि रूस मुल्क के जुनूब में कई बस्तियों पर कंट्रोल खो चुका है। यूक्रेनी अफवाज ने डोनेस्क और लुहांस्क के कई इलाकों में 11 हमलों को नाकाम बना दिया है। За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони повітряних сил та сухопутних військ було уражено 9 повітряних цілей. 4 БПЛА, 2 з них зенітними ракетними підрозділами сухопутних військ та 3 крилаті ракети противника. Також уражено 2 літака, попередньо винищувачі Су-30. यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूसी फोर्सेज ने मारियोपोल की आखिरी पनागाह अजवस्टल के स्टील प्लांट पर भी हमले तेज कर दिए हैं। इत्तलाआत हैं कि अमेरिका की फराहमकर्ता इंटेलिजेंस की मदद से यूक्रेन ने मुतअद्दिद रूसी जर्नेलों को हलाक किया है। यूक्रेन का मारूफ बंदरगाही शहर मारियोपोल अब तकरीबन रूसी फौज के कब्जे में है और रूस ने अजवस्टल नामी कस्बे के स्टील प्लांट को भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। यही वो वाहिद मकाम है जहां से यूक्रेन की मज़ाहमत जारी थी। ताहम इमारत के अंदर बहुत से आम लोगों ने भी पनाह ले रखी है।
उधर यूक्रेन के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो प्लांट में फंसे हुए शहरियों के इनखला का कोई रास्ता तलाश करने में उनकी मदद करें। रूस ने भी कहा है कि वो इनखला के लिए जंगबंदी और एक महफूज रास्ता देने के लिए तैयार है। रूस ने मशरिक समेत यूक्रेन के मगरबी इलाकों पर भी फ़िज़ाई हमले तेज कर दिए हैं और इत्तलात के मुताबिक उस फौजी साजो सामान के काफिलों को भी निशाना बनाया गया है जो मगरिब ने यूक्रेन की मदद के लिए फराहम किए थे। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन का कहना है कि रूस ने मगरबी इलाकों में बहुत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। बाज़ अस्करी माहिरीन का मानना है कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर ही मारियोपोल शहर मुकम्मल तौर पर रूस के कब्जे में होगा। यूक्रेनी हुक्काम का दावा है उन्होंने अब तक की लड़ाई के दौरान रूसी फौज के तकरीबन 12 जर्नेलों को हलाक कर दिया है। वहीं बेलारूस में फौजी मशकों ने मगरबी और हमसाया ममालिक के कान खड़े कर दिए हैं। ताहम बेलारूस ने साफ कर दिया है कि इस फौजी मशक का मकसद सिर्फ फौजी सलाहियत को परखना है, न कि किसी को निशाना बनाना है। दूसरी जानिब अमेरिका इस जंग में रूस की जानिब से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का अंदेशा जाहिर करता रहा है, लेकिन बेलारूस के सदर का कहना है कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। Не то, что применение ядерного оружия недопустимо, это еще и потому, что это же рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как Соединенные Штаты Америки. Поэтому это и поэтому еще недопустимо. Но и недопустимо, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать, и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо, применение ядерного оружия и прочее. Может Россия или не может, это вам надо задать руководству России этот вопрос. याद रहे कि रूस यूक्रेन जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दुनिया भर में महंगाई आसमान छू रही है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और पनाहगुज़ी कैंपों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मासूम मारे जा रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हथियारों की इंडस्ट्री की चांदी है। सवाल ये है कि यूक्रेन में चल रही जंग का जिम्मेदार कौन है, अमेरिका या रूस? हमला रूस ने यूक्रेन पर किया है तो फिर इस बात में क्या शक है कि जंग का जिम्मेदार भी रूस ही है। लेकिन ये दलील भी वैसे ही है जैसे अमेरिका ने यह कहा था कि सद्दाम हुसैन अमन आलम के लिए ख़तरा बन गए हैं, लिहाजा अमेरिका का इराक़ पर हमला न सिर्फ जायज़ बल्कि अमन आलम के हक़ में है। अब सोचने की बात यह है कि क्या रूसी सदर पुतिन ने बिलासबब यूक्रेन पर हमला कर दिया या उन्हें हमले के लिए उकसाया गया? बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूस के खिलाफ नई पाबंदियों के एक पैकेज का ऐलान कर दिया है। इन इक़दामात में रूसी तेल पर पाबंदी भी शामिल है। ये पाबंदी जर्मनी जैसे यूरोपीय ममालिक के लिए एक अहम कदम है जो रूसी तवानाई पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। ताहम इस मंसूबे को अभी भी यूरोपीय यूनियन की हुकूमतों से मंजूरी दरकार है। इस पैकेज में रूसी तेल की सप्लाई रवां साल के आखिर तक मरहलावार तरीके से खत्म करने की तजवीज पेश की गई है। हंगरी और स्लोवाकिया दोनों ही तवानाई के हवाले से रूस पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं और तवक्को है कि वो इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। माहिरीन के मुताबिक मॉस्को यूरोप को तवानाई की बरामदात के जरिए अपनी जंगी कोशिशों को बड़े पैमाने पर फंड्स फराहम कर रहा है। यूरो डॉलर्स के मुकाबले में रूसी करेंसी की कदर में हैरानकुन इजाफा हुआ है और रूबल 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। बुध के रोज न सिर्फ रूबल की कदर में इजाफा हुआ बल्कि रूसी स्टॉक इंडेक्स में भी बेहतरी पैदा हुई और ये सब एक ऐसे वक्त में हुआ है जब यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ नई मुमकिना पाबंदियों का ऐलान किया है। डॉलर्स के मुकाबले में रूसी करेंसी रूबल की कदर में 6.6% इजाफा सन 2020 के बाद पहली मरतबा देखा गया। रूबल की कदर में इजाफा गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जारी है और ऐसा इस वजह से है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मखसूस गैर मुल्की कंपनियों को इस बात का पाबंद बना दिया है कि वो रूसी गैस और तेल की अदायगी सिर्फ रूबल में करेंगे।
रूस की जानिब से पोलैंड को कुदरती गैस की सप्लाई बंद करने के बाद पोलैंड ने लिथुआनिया के साथ मिलकर इस मसले का हल निकाला है। जुमेरात को 530 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की लिथुआनियाई पोलैंड कुदरती गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन का इफ्तिताह किया गया। यह दरअसल गैस के मामले में रूस पर इन्हिसार को खत्म करने जैसा है। लिथुआनिया के सदर ने कहा कि हम यूक्रेन की हिमायत में ये काम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि यूरोपीय कमीशन के सदर अरसलान वान ने बुध के रोज फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब करते हुए यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक को खाम तेल की दरामदाद 6 माह के अंदर खत्म करने और साल के आखिर तक रिफाइंड मसनूआत की तजवीज़ पेश की। Our first set of sanctions targeted Russian refineries so that day by day the ability for Russia to produce oil products is significantly decreasing because they don't have access to the necessary equipment to upgrade and maintain the refineries. Thank you. So there is no competition. We are doing the same job, and this job is support Ukraine with all means, and hopefully we will get on the board even more leaders of European Union in order to be even more effective and more successful. Our presence here, this ceremony and this facility here, this gas pipeline is a visible sign of the quality of relations between Poland and Lithuania. I can also say that this is visible sign of the relations between people, between Polish and Lithuanians, and this is also a visible sign of our relations with President of Lithuania, Gitanas Nausėda. चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जर्मनी के चांसलर और वजीर बराए इक़्तिसादी उमूर रॉबर्ट हेक ने जुमेरात की सुबह शुमाली जर्मनी के शहर विल्हेल्मशियोन के करीब LNG के लिए एक मनसूबाबंद फ्लोटिंग टर्मिनल पर काम के आगाज का जायजा लिया। जर्मनी के पास अभी तक अपना LNG इंपोर्ट टर्मिनल नहीं है और LNG का मकसद रूसी गैस पर इन्हिसार कम करना है। LNG दरामद करने के टर्मिनल्स जर्मनी में दीगर मकामात पर भी बनाए गए हैं। Das heißt natürlich auch, dass während wir hier reden und während wir hier uns ein Stück weit dafür feiern, dass wir ein LNG-Terminal in Rekordzeit errichten können, Menschen sterben und wahrscheinlich in diesen Minuten und in diesen Stunden und das Grauen natürlich nicht nur beim Tod endet, sondern Menschen vertrieben werden, ausgebombt werden. Sie kennen die Bilder alle. Also der Hintergrund, den wir haben, vor dem wir das diskutieren, könnte nicht düsterer sein. Die Friedensordnung Europas ist zerstört worden. लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने जापानी हममनसब फोमियो किशिदा से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। यूक्रेन में जंग के पस मंजर में यह मुलाकात काफी अहम है क्योंकि दोनों रहनुमा जंगबंदी के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पे दबाव बनाने के हक में हैं। दोनों रहनुमाओं ने एक नए दिफाई मुआहदे का ऐलान किया जिसके तहत जापानी और बरतानवी अफवाज मुश्तरका फौजी मशक करेंगे। याद रहे कि जापान ने रूस के इस हमले की मजम्मत की है और मॉस्को के खिलाफ पाबंदियां आयद करने में मगरबी ममालिक का साथ दिया है। जापान ने यूक्रेन को हेलमेट और दीगर गैर मौलिक फौजी इमदाद भी फराहम की है। जापान को खदशा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले का असर मशरकी एशिया में पड़ सकता है जहां चीन की फौज तेजी से जारहाना अंदाज में बढ़ रही है। The world has observed the strong stance that your government, Fumio, has taken against the Russian aggression in Ukraine, and I think it's a very, very powerful thing that you have done. Security in Europe is indivisible from the security, our collective security in the Asia-Pacific, in the Indo-Pacific region. またヨーロッパにおける安全保障問題というのはまさにアジア、インド太平洋地域における集団の安全保障とも同じように重要な問題だと認識しております。And there is direct read across from the actions of autocratic, coercive powers in Europe to what may happen in East Asia. And
That's why we want to work more closely together. First and foremost, please allow me to express my sincere appreciation to Boris. You're a very warm welcome, and allow me first and foremost, of course, on behalf of the government of Japan and the people of Japan, a warm congratulations on the Platinum Jubilee of Queen Elizabeth II. It is great to see you once again, Boris. そして、ブルースが言うように、今日は二国間関係の充実について WHO ने कोरोना और इसके असरात से मरने वाले लोगों से मुतालिक आदादोशुमार जारी किए हैं। आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की तादाद तकरीबन 15 मिलियन है, जबकि हुकूमतों के आदादोशुमार इससे काफ़ी कम है। WHO के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना से 47 लाख से ज़ायद अफराद की मौत हुई है। हिंदुस्तान ने WHO की रिपोर्ट पर एतराज़ जताया है। कोरोना से होने वाली अमवात की दुरुस्त तादाद बताना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया भर के ममालिक में वायरस से होने वाली अमवात की गिनती के तरीक़ेकार में फर्क है। Globally, we estimate 14.9 million excess deaths associated with the COVID-19 pandemic by 31 December of 2021. So this estimate ranges from 13.3 million to 16.6 million. There were 5.4 million reported COVID-19 deaths to WHO over this period. So this excess estimate represents 9.5 million more deaths, or 2.75 times more deaths than reported. Most of the excess deaths, that's 84%, are concentrated in Southeast Asia, Europe, and the Americas. Lower middle income and upper middle income countries account for 81% of this 14.9 million number. Numbers are sometimes controversial. We have to recognize that the estimates are an approximation of a reality. As you also heard, that there is variability in data availability, and it has become very obvious during the entire course of the pandemic. There have been data that is missing or or unknown. There has been delays in reporting, and basically all of us were caught unprepared. हालिया हफ्तों में इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच मस्जिद अक्सा के अहाते में कई राउंड झड़प हुई, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। इजरायली पुलिस के मुताबिक यहूदियों के मस्जिद अक्सा आने की वजह से वहां मौजूद फिलिस्तीनियों ने पत्थर चलाए और नारेबाजी की, जिसके बाद इन्हें हालात कंट्रोल करने पड़े। इजराइल का कहना है कि वह अमन बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन इस्लामी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने हालिया तशद्दुद को हवा दी है, जबकि फिलिस्तीनियों के मुताबिक रमजान के आखिरी अशरे में शरपसंद इसराइली जानबूझकर मुसलमानों के जज्बात भड़काने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिरी उसूलों की बुनियाद पर यहूदियों को मस्जिद वाले हिस्से में आने की इजाज़त है, लेकिन इबादत की इजाज़त नहीं। लेकिन हालिया दिनों में इजरायली शिद्दत पसंद ग्रुप वहां आते हैं और इबादत करने लगते हैं, जिससे माहौल तनाव पैदा होता है। वाज़ेह है कि फ़लस्तीनियों को तवील अरसे से खदशा है कि इजराइल बैतुल मुक़द्दस को तकसीम करने का इरादा रखता है। गुज़िश्ता रोज इराक में रेत के तूफान ने कहर बर्पा किया, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद को सांस लेने में दुश्वारी हुई और इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेत के तूफान से परवाजें मुतासिर हुई। बगदाद हवाई अड्डे पर मुतादिद परवाजें रोक दी गईं। बगदाद में तूफान की वजह से फ़ज़ा में अंधेरा छाया रहा। लोग मास्क पहनकर अहम उमूर को अंजाम देते नजर आए। बड़ी उम्र के अफराद और दमे के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी के बायस अस्पतालों में दाखिल कराया गया। वाज़ेह है कि इराक में खुश्क साली और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से रेत के तूफान कसरत से आते हैं। इराक में सिर्फ एक माह के अंदर रेत के कई तूफान आए हैं। الموجة الترابية التي ضربت بغداد توافدت الكثير من المرضى لمستشفى شيخ زايد لغرض تلقي العلاج، وتوفرت هواي علاجات مثل الأكسجين والفنتولين والهيدروكورتيزون
وشيخ زايد مستعدة لاستقبال كافة الحالات، حالات الاختناق والكوادر الصحية والتمريضية والطبية متواجدة لاستقبال جميع الحالات. रोम में मुनक्किदा एक मजहबी तकरीब में शिरकत के दौरान पोप फ्रांसिस व्हीलचेयर पर नजर आए। पोप फ्रांसिस पहली दफा अवाम के सामने व्हीलचेयर पर देखे गए। 85 साल पोप फ्रांसिस इन दिनों घुटने की सख्त तकलीफ से परेशान हैं। हाल ही में इन्हें चंद इंजेक्शन तशखीस की गई थी। पोप फ्रांसिस की सेहतयाबी के लिए कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि वो जल्द अपने पैरों पर दोबारा चलते फिरते नजर आएंगे। Conoscendo la psicologia di Papa Francesco non deve essere stata facilissima per lui, perché sappiamo che pur con le difficoltà a camminare è un uomo che tiene alla propria autonomia, anche alla propria autonomia di movimento oltre che alla propria autonomia di governo, quindi sicuramente per lui sarà stato un sacrificio, ma evidentemente il dolore era troppo. माशी तबाही से मुतासिर मुल्क श्रीलंका के साबिक क्रिकेटर अर्जुन रानातुंगा ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया। रानातुंगा ने सत्यसाई ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी रत्नाकर राजू से मुलाकात की। अर्जुन रानातुंगा ने श्रीलंका के इमरजेंसी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। श्रीलंका के अवाम के लिए मेडिकल हेल्प तलब की। श्रीलंका की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इंसानी मदद के लिए सत्यसाई ट्रस्ट की खिदमत की सताइश की। रूस और यूक्रेन में जंग की वजह से कई ममालिक मुतासिर हैं। नेटो रुकन बुल्गारिया इन दिनों तेल और गैस की कीमतों में इजाफे से परेशान है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के ताज़ा तरीन जायजे के मुताबिक यूक्रेन में जंग बुल्गारिया की इक़्तिसादी तरक्की को मुतासिर कर सकती है। हुकूमत को अपनी हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हुए यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करनी चाहिए। वज़ीर कि बुल्गारिया की वाहिद ऑयल रिफाइनरी प्लांट रूस की मिल्कियत है और ये मुल्क की ईंधन की खपत का तकरीबन 2/3 हिस्सा है, जबकि वाहिद एटमी पावर प्लांट जो मुल्क की 1/3 से ज्यादा बिजली फराहम करता है रूसी यूरेनियम से चलता है। Всъщност отдавна е член на НАТО и от 15 години е вече в Европейския съюз и няма никакво съмнение, че нашия път е с Европа. Включително би трябвало, според мен, да означава това и военна помощ за Украйна в момента. Моето семейство няма доходи, които да позволяват съвсем спокойно да посрещнем инфлацията, породена от войната на Русия в Украйна в момента. Видно е, че ни чака тежка криза и тя тепърва ще се прояви. Само че аз вярвам, че е дошъл момента да изтърпим известен период на тази тежка криза и в името на това да се оттърсим от сантиментите и неприятната зависимост, която от десетилетия, не, ами повече от век имаме от Русия. Може би съвсем грубо се увеличиха буквално за няколко месеца с 30%. Буквално. Като има предвид и самите ресурси, смисъл суровини и материали, които примерно се закупуват за изработка, за ремонт на прозорци и дограма. Така че реално също става една немислима ситуация, защото фактически аз не мога респективно да дигнат толкова и цените към краен клиент, защото става невъзможно, става стресиращо за него и аз няма да имам работа. तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।